नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे और इससे पहले वाली क्लास में हमने जो प्राइस और कंजप्शन पे बेस्ड पर्सन थे वो सोल्व किए थे। कुछ और एग्जाम्पल इस क्लास में हम और सोल्व करेंगे। तो अगर आपने अब तक पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर वो वाली वीडियो देखें। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। 34 का जो पर्सन है वो क्या है? चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपये में 12 केजी चीनी कम खरीदता है। तो ज्ञात करें। आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, इस टाइप के जो प्रश्न पूछ जाते हैं उसमें ये 4 ही प्रश्न बनते हैं। टोटली 4 ही प्रश्न बनते हैं। तो ये वाला जो प्रश्न है अगर आप सोल्व कर पाते हो अच्छे से तो इसका मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य है वो 20% बढ़ता है, परिवार है 300 रुपये में, यानी पहले भी कितने रुपए खर्च करता था? 300 रुपये। अब भी कितने खर्च करता है? 300 रुपये। फॉर्मूला हमारा क्या था? प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है। तो पहले खर्चा था 300, अब भी खर्चा कितना है? 300। इसका मतलब इसका जो खर्चा है वो क्या है? कांस्टेंट है। और ये अगर कांस्टेंट है तो प्राइस व कंजप्शन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? रिवर्स होता है। वो क्या होता है? रिवर्स होता है, इनवर्स होता है। तो अब इस प्रश्न को हम सोल्व आसानी से कर लेंगे। क्या दे रखा है? चीनी का जो मूल्य है, प्राइस है, वो 20% बढ़ता है। इसका मतलब 20% का मतलब 1/5। पहले 5 था, उसमें 1 की वृद्धि होगी, अब कितना हो गया? 6 हो गया। तो अगर उसका एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है, 300 ही पहले खर्च करता था, 300 ही अब करता है, इसका मतलब क्या है? उसका खर्चा वो क्या है? समान है। अगर खर्चा समान है तो कंजप्शन और प्राइस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो 6:5 का हो जाएगा। तो 12 केजी चीनी कम खरीदता है। ये क्या? कंजप्शन। पहले कंजप्शन कितनी थी? 6 की, बाद में कितनी होगी? 5 की। कमी कितने की? 1 की, 1 यूनिट। और यहां पर 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है? 12 केजी। इसका मतलब कि 1 यूनिट बराबर आपको दे रखा है, इसमें 12 केजी है। तो 1 यूनिट बराबर 12 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 केजी। इसका मतलब पहले वो कितना कंजप्शन करता था? 30 केजी। तो अब कितना करता है? 12 गुणा करते 5 से, तो अच्छा 1 बराबर 12, 12 गुणा 6 होता है 72, 72, सॉरी ये आएगा 72 केजी और ये हो जाएगा 60 केजी। पहले उसका कंजप्शन कितना था? 72 केजी और अब कितना हो गया? 60 केजी। अंतर कितने का? 12 का, जो कि हमें यहां पर भी दे रखा है। खर्चा कितना दे रखा है? इसमें एक्सपेंडिचर है वो पहले भी कितना था? 300 रुपये और बाद में भी कितना है? 300 रुपये। अब आपसे इसमें जो भी पूछे हम बता सकते हैं। वास्तविक खपत, उसकी ओरिजिनल जो कंजप्शन है वो कितनी है? 72 केजी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 72, 72। फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा 72 केजी है। वर्तमान खपत है तो अब वर्तमान कितनी है? 60 केजी। सेकंड का आंसर हो जाएगा 60 केजी। वास्तविक मूल्य, उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है? प्राइस बराबर क्या होता है? देखो, एक्सपेंडिचर अपॉन में कंजप्शन। फॉर्मूला हमारा होता है P इंटू सी बराबर होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस अगर निकालना है तो कितना एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना है और कंजप्शन कितनी करता है? खर्चा कितने का है? 300 का। ओरिजिनल पूछा वास्तविक, तो वास्तविक खपत कितनी इसकी? 72, 72 है। काटेंगे तो 12 से काटा 6, 12 गुना 2, 24 और ये 5, 25/6 यानी 4 सही 1/6 रुपये पर केजी। ये हो जाएगा इसका ओरिजिनल प्राइस है। फिर आपसे पूछता है इसमें वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान सबसे पहले एक्सपेंडिचर कितना है? 300 का। वर्तमान खपत कितने की है? 60 की। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 रुपये पर केजी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और जो प्राइस और कंजप्शन वाली इसमें सिर्फ चार ही टाइप के प्रश्न बनते हैं, वो चारों मैंने आपको बता दिए। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 35 का। इसमें चीनी का दाम 20% कम हो जाता है जिससे परिवार है 400 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो ज्ञात करें। चारों टाइप के प्रश्न आपको इसमें पूछे गए हैं। तो अगर पिछला प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को आप ट्राई कीजिए और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं अगर आपको आता है तो। क्या देगा? चीनी का दाम है 20% कम हो जाता है। 20% का मतलब 1/5। पहले उसका प्राइस अगर 5 था, उसमें 1 की कमी होगी, अब कितना होगा? 4 होगा। ये किसकी बात कर रहा है? प्राइस की बात कर रहा है। और
पहले खर्चा कितना था 400 रुपये, अब भी खर्चा कितना 400। इसका मतलब क्या, उसका जो खर्चा एक्सपेंडिचर वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4:5 का हो जाएगा। 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, पहले कितनी खरीदता था 4, अब कितनी 5, कितने की वर्दी 1 की, और 1 की वर्दी आपको यहां पर दे रखी है 20 kg। 1 यूनिट बराबर दे रखा आपको 20 किलोग्राम है। 1 बराबर 20 है तो 4 बराबर हो जाएगा 80 kg, 5 बराबर हो जाएगा 100 kg। ये उनकी जो रियल जो कंजप्शन है, पहले ये ओरिजिनल है और ये क्या है, न्यूज की वर्तमान खपत है। एक्सपेंडिचर कितने का 400 का, यानी पहले भी वो 400 रुपये खर्च करता था, अब भी 400 रुपये खर्च करता है। ये क्या इसका एक्सपेंडिचर है। क्या पूछा, वास्तविक खपत, उसकी वास्तविक खपत कितनी है 80 kg ओरिजिनल। वर्तमान खपत की बात करते हैं, वर्तमान कितना करता है 100 kg, यानी पहले से क्या है 20 kg ज्यादा करता है। वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य, मूल्य बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर, उसका एक्सपेंडिचर कितने का है 400 का। वास्तविक मूल्य पूछा तो खपत भी कौन सी लेंगे, वास्तविक खपत यानी 80, काटे कितना आ जाएगा 5 रुपए पर kg। वर्तमान मूल्य पूछा तो वर्तमान में कितने रुपए खर्च करता है 400, वर्तमान में खपत कितने की है 100 की, तो 4 रुपए पर kg। ये आपके इसके आंसर हो गए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 36 का है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। तो ऐसा तो हम सोल्व कर चुके हैं, 2% सोल्व कर चुके हैं, तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई है और पहले भी खर्चा कितना था 160 रुपये, अब भी कितना है 160। इसका मतलब क्या है कि प्राइस और कंजप्शन का रेशो उल्टा हो जाएगा। 20% का मतलब 1/5 है। पहले प्राइस थी 5 की और अब कितने की होगी 4 की होगी। ये प्राइस की बात कर रहा है। कंजप्शन का वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये रिवर्स कब होता है, जब आपको एक्सपेंडिचर इक्वल दे रखा है। यानी अगर आपको यहां पर कुछ वैल्यू दे रखी है, रुपए 400 रुपये, 500 रुपये, 160 रुपये, इसका मतलब क्या है पहले भी खर्चा 160 था, अब भी खर्चा कितना 160 है। और अगर एक्सपेंडिचर अगर उसका कांस्टेंट है तो प्राइस व कंजप्शन का जो रेशियो है वो उल्टा हो जाता है। तो ये 5:4 है तो 4:5 हो जाएगा। 8 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। यहां से कितना एक बराबर कितना 8 kg है। तो अब आप उसमें सब कुछ निकाल सकते हैं जो आपसे पूछे। उसमें क्या पूछा है, कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य आपसे, यानी ओरिजिनल पूछ रहा है। ओरिजिनल कमी होने से पहले 1 बराबर 8 है, 4 बराबर हो जाएगा 32 kg। 4 बराबर कितना हो जाएगा 32 kg। आपसे उसका मूल्य पूछ रहा है। प्राइस बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना 160 रुपये। और कंजप्शन, पहले कंजप्शन कितनी थी 32 kg, 32 है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 रुपये पर kg, 5 रुपये पर kg। तो इसका आंसर हो गया और आई होप आपने इसको निकाल भी लिया होगा। अगला प्रश्न देखिए 37 का है, चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है जिससे एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है। वास्तविक खपत बताइए। सिंपल सा प्रश्न, 10% दे रखा है, इसका मतलब कितना 1/10 कम हो जाता है। मूल्य, पहले मूल्य 10 था, 1 की कमी होगी, कितना हो गया 9 हो गया। ये क्या प्राइस है। एक परिवार 1 रुपये में, अगर आपको खर्चा दे रखा है 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, इसका मतलब क्या है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है इक्वल है। तो इसका जो कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, 9:10 का हो जाएगा। 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है। यहां पर कितना एक बराबर कितना है 50 ग्राम है। तो क्या पूछा, वास्तविक खपत है। 1 बराबर 50 है, वास्तविक कितनी है 9 है, तो 450 ग्राम हो जाएगा। वास्तविक खपत आपसे पूछिए तो कितना हो जाएगा 450 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आगे देखिए इसमें अब ये प्रश्न सेम उसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा सा इसका लिखने का तरीका चेंज हो गया है। पेट्रोल की कीमत है वो ₹60 प्रति लीटर से 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना कम करना चाहिए ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। सेम ही टाइप का प्रश्न है। हमें पता है कि प्राइस और कंजप्शन इक्वल होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस कितनी दे रखी है, उसकी प्राइस अब पहले कितनी थी 60 रुपये प्रति लीटर, अब कितनी होगी 75, यानी वृद्धि हो गई है। पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए,
हमें पता ही नहीं है तो कंजप्शन मान लो पहले ए थी, अब कितनी है, बी है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है, ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। 10% का मतलब 1/10 है। 1/10 यानी पहले अगर उसका खर्चा अगर 10 था, 1 की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, 11। और ऐसी चीजें हम पिछली क्लास में आसानी से सीख चुके हैं, और मैंने आपको बता भी दिया था परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, देखो आपको दे रखा 60A। अगर आपको यहां पर इसको रेशियो में लिखना चाहो तो रेशियो में लिख सकते हैं। अगर आप इसको रेशियो में लिखना चाहो तो रेशियो में लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 75B। और इन दोनों का रेशियो आपको ऑलरेडी दे रखा है 10:11 का। तो 15 से काटा, 15 गुना 4 60, 15 से काटोगे तो 5, और स्कोर काटना चाहो तो 2 से काटोगे तो इधर 2। तो इधर आपके पास में बचा 2A अपॉन में कितना 5B इक्वल में दे रखा 5/11 है। तो A/B कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 25/22। 25/22 है, यानी पहले उसकी खपत कितनी थी A और बाद में कितनी B। तो यहां से A का मान कितना 25, यहां से कितना 22 है। बताओ कमी कितने की, 3 की कमी हुई। खपत में कितने कमी हुई, 3 की। और किसके ऊपर हुई, 25 के ऊपर हुई। और गुणा कर देंगे 100% से, तो यानी 12% की कमी आपका आंसर हो जाएगा 12% है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो अपने कंजप्शन में 12% ही कमी करे, ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो ओनली 10% ही बढ़े। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। और ये प्राइस एंड कंजप्शन का लास्ट पर्सन है शायद, फिर हम नया टाइप शुरू करेंगे। अब देखो तो उसमें दूसरा टाइप शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया था जैसे परसेंटेज को हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इसके बेसिक पढ़े हैं, फिर हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स पढ़े हैं, उसके बाद हमने ए एंड बी रूल पढ़ा था, जिसके अंदर ए इंटू बी का प्रोडक्ट वो क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। और उसके बाद में हमने पढ़ा प्राइस व कंजप्शन वाला है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, जो हमने अभी तक पढ़ा ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ए इंटू बी जो बी रूल था, उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वहां पर आप ऐसे रेशियो में लिखकर पर्सन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे आयत की लंबाई में 37.5% या 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलाना चाहिए। 37 से 1/2% आपको दे रखा है, तो इसका मतलब होता है 3/8। ये तो आप याद ही रखो। जैसे 10% बराबर होता है ना 1/10, 20% बराबर 1/5 है, तो ऐसे आप 37.5 का आप याद ही रखो 3/8 है। और अगर आप निकालना चाहो, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 37 गुणा 2 74 और 1 75, 75/2 आप इसको लिख सकते हैं। फिर परसेंटेज हटाओगे तो 100, 25 से काटोगे तो 3, 25 से काटोगे तो 4, तो 3/8 आ जाएगा। ठीक है। चौड़ाई 20% कम हो जाती है। हमें पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है एरिया। एरिया बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो इसमें लंबाई में 8% की वृद्धि, पहले अगर इसकी लंबाई 8 थी, वृद्धि कितने की 3 की, तो कितना होगा 11 हो गया। चौड़ाई 20% 1/5 है, पहले अगर उसकी चौड़ाई 5 थी, उसमें 1 की कमी तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/5 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई एरिया होता है। तो अगर आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, क्योंकि फाइनली आपको क्या लिखना है 8 गुणा 5 लिखना है। इधर आपको क्या लिखना है 11 गुणा 4। लास्ट में आपको इनको मल्टीप्लाई ही करना है। तो आप अगर ऐसे काटना चाहो, यहां से देखो 4 गुणा 2 8 होता है, आप ऐसे काट सकते हो, या फिर आप ऊपर के ऊपर इसको काट सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। तो यहां से वृद्धि कितने की, 1 की, किसके ऊपर 10 के ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 10%। एरिया वो प्लस आ रहा है तो 10% की क्या होगी, वृद्धि होगी इसमें। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एरिया व वॉल्यूम से रिलेटेड है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आयत का जो एरिया होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। चालीस का देखिए इसमें क्या है, यदि किसी उर्वरक की बुझा 40% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यानी साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर है। जो आपको साइड दे रखी है उसका स्क्वायर है। यहां पर आपको साइड क्या दे रखी है 40%। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 40% का मतलब होता है 2/5। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, 2/5 है। ये ओरिजिनल वैल्यू थी, यानी पहले उसकी साइड अगर 5 थी, क्या दे रखी है बढ़ा दी जाती है तो प्लस, यानी पहले अगर उसकी साइड अगर 5 थी
पहले कितनी थी 5 थी, उसमें 2 की वृद्धि कर दी, अब कितनी होगी 7 हो गई। ये क्या इसकी साइड है। बात करते हैं एरिया, तो बताओ एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 49 है। बताओ वृद्धि कितने की 24 की, वृद्धि किसके ऊपर हुई 25 के ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 96%, यानी उसके जो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितने का हुआ 96% का। ऑप्शन 20 का राइट होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का है, ट्राई कीजिए। क्या दे रखा है, यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है। कोई आपको राइट सिलेंडर दे रखा है, एक सर्कुलर सिलेंडर है, उसके जो आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, ऊंचाई में 30% की कमी होती है, आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किसका, बेलन की बात करें, सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है। हालांकि मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ा चुका हूं, मेंसुरेशन 2D 3D ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, एडवांस मैथ हम पढ़ चुके हैं। क्या दे रखा आपको, लंबवर्तीय बेलन दे रखा, ऐसा ही होता है। और आपसे पूछा उसका वॉल्यूम है, पता तो अच्छी बात है, थोड़ा सा और बता देता हूं। वॉल्यूम का मतलब होता है किसी भी 3D फिगर के अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, किसी भी 3D फिगर के अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इसके अंदर कितना आ सकता है, जितना इसका बेस है। भाई इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, जितना इसका बेस है। इसका बेस क्या है, एक सर्किल है, सर्किल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, इतनी क्वांटिटी इसके अंदर आ सकती है। फिर ये कहां तक आएगी, नीचे से लेकर ऊपर तक, क्योंकि सिलेंडर में आप नीचे से लेकर ऊपर तक भर सकते हो। तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक क्या बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी। तो ये हो जाएगी इसकी हाइट, इसका वॉल्यूम ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, किसका, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और कोण की बात करें तो उसमें हो जाता है 1/3 आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच है। देखिए इसमें पाई तो क्या कांस्टेंट है, तो इसको अपन भूल ही जाएंगे। पाई तो क्या कांस्टेंट है 22/7, इसको भूल जाएंगे। यानी हमारा जो वॉल्यूम डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आर स्क्वायर पे और एच के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बोल रहा है कि त्रिज्या में 20% की वृद्धि, त्रिज्या में 20% की वृद्धि यानी 1/5 है। इसमें 30% की कमी यानी 3/10 है, एक की कमी हो जाती है। लेकिन कैसे, सबसे पहले आर स्क्वायर है, तो अगर 20% 1/5 है, अगर पहले उसकी त्रिज्या अगर 5 थी, एक की वृद्धि हो कितनी होगी, 6 हो गई। आर स्क्वायर यानी 2 बार लिख दो, इसको 2 बार लिख दो। फिर मल्टीप्लाई करते हैं एच से, हाइट है 30% की कमी यानी 3/10 है। पहले अगर उसकी हाइट अगर 10 थी, 3 की कमी की, अब कितनी होगी, 7 हो गई। और इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनका गुणनफल होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा वॉल्यूम कहलाता है। तो यहां से जो कटता है तो उसको काट दो, कटता है तो नहीं कटता, तो हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 36 गुणा 7 कितना होता है, 252 है। ठीक है, तो वृद्धि कितने की हुई, 2 की वृद्धि हुई। परसेंटेज में पूछा आपसे, 2 की वृद्धि हुई है, किसके ऊपर हुई है, 250 पे। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चार बट्टे पांच का मतलब 0.8% है। तो उसमें इंक्रीमेंट होगा, वृद्धि होगी क्योंकि 0.8% की, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंक्रीज होगा 0.8% से। बस आपको यह पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर में आएगा या आर क्यूब में आएगा, एच आएगा कि नहीं आएगा। तो ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से ऐसे रेशियो में लिखकर इसको कर सकते हैं। आगे देखिए, इसमें यदि किसी वर्त की त्रिज्या 5% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इस पर्सन को ना, ये जो पर्सन आते हैं जैसे मल्टीप्लाई होते हैं जहां पर जो 2 वेरिएबल्स, उसको आप, जैसे मैं रेशियो मेथड आपको बता रहा हूं, ऐसे प्रारंभिक मान और फिर उसमें कमी या वृद्धि, नया मान, ऐसे आप लिखकर उसको कर सकते हैं। इसे बोला जाता है रेशियो मेथड है, इसे रेशियो मेथड बोला जाता है। और इसको आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। सक्सेसिव मेथड कौन सा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं।
हालांकि रेशियो मेथड अच्छा है और सक्सेसिव मेथड भी अच्छा है, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं होता है, वो कुछ कुछ जगह ही अप्लाई होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे इस प्रश्न को है, यदि किसी वर्त की त्रिज्या 5% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वर्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो क्या कांस्टेंट है, तो हमारा जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले वाला एरिया और नया एरिया में क्या डिफरेंस होगा, क्या वृद्धि होगी, क्या कमी होगी। तो जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो पाई आर स्क्वायर इधर भी आएगा, ये इसकी त्रिज्या r1 है और पाई r2 यानी आर स्क्वायर है, ये तो इसमें कांस्टेंट है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं है, डिपेंड करेगा रेडियस के ऊपर है। तो जो कांस्टेंट है उसको हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। आर स्क्वायर होता है, त्रिज्या क्या, 5% की वृद्धि, 5% यानी 1/20 वृद्धि। पहले अगर 20 था तो अब कितनी होगी, 21 हो गई। आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा 441 है। अगर पहले उसका एरिया अगर 400 था, अब कितना होगा 441 होगा। वृद्धि कितने की, 41 की वृद्धि हुई, किसके ऊपर हुई, 400 के ऊपर हुई। तो इसको आप ऐसे परसेंटेज में निकाल सकते हैं, भाग देंगे 10.25%, 10.25%। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ये रेशियो मेथड से मैंने आपको बताया है। अब हम सक्सेसिव मेथड से पढ़ेंगे, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सक्सेसिव जो मेथड ना वो भी अच्छा है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सक्सेसिव मेथड वहीं पर अप्लाई होता है जहां पर जो प्रतिशत आपको दे रखा है वो इंटीजर है, वो इंटीजर है, और यह आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बहुत काम आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5%, 10%, 15%, 20% दे रखी है, 2% दे रखी है, 8% दे रखी है, तो आप सक्सेसिव मेथड से आसानी से कर सकते हैं। आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। आपको रेशियो मेथड में लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस उसको अप्लाई करना आना चाहिए। दूसरी बात, उसको अप्लाई कहां पर करना है, अप्लाई तब करना है जब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो भी आपको परसेंटेज दे रखा है किसी भी टॉपिक में, वो आपको कोई इंटीजर दे रखा हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। ये 5% था, तो इसको हमने क्या लिखा, 1/20 लिखा, 1/20 लिखा। तो इसका मतलब पहले उसकी रेडियस कितनी थी, 20 थी, फिर 1 की वृद्धि हुई 21, 2 बार कहे तो ऐसे, और इसको हमने सोल्व कर लिया। ये होगा हमारा रेशियो मेथड है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इसको सक्सेसिव मेथड से करते हैं, सक्सेसिव मेथड क्या कहता है कि जैसे पहले इसका मान कितना था 5, फिर दोबारा इसमें किसकी वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई, और इसको मल्टीप्लाई कर देते इससे। ये फॉर्मूला बना कैसे, मैं आपको बताता हूं। सक्सेसिव मेथड अगर दो वेरिएबल्स के लिए पूछता है या फिर 2 साल के लिए पूछता है, फॉर्मूला होता है x + y + x × y / 100%। हालांकि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे हम डायरेक्ट। मैं आपको एक टेबल भी बनवाऊंगा जिसमें 5%, 10%, 12%, 15%, 18% की 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखवाऊंगा। समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। अगर जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 10%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, 2 साल में अगर आपको याद है कि 2 साल में 21 हो जाती है, 21%, तो आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, आप इसको मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 साल में हो जाते हैं 33.1% है। ये टेबल मैं आपको बनवाऊंगा, आपको याद हो जाएगी आसानी से। 5% है, 2 साल में कितनी हो जाएगी, 10.25% हो जाएगी, 10.25%। ये ना केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगी, बल्कि जहां पर भी 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं वहां पर आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। यहां पर भी 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। जब 5% है, 2 साल में हो जाएगा 10.25%। यहां पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, 10.25%। कैसे आया, फॉर्मूला हमारा ये था, x + y + x × y / 100 है। x + y है, यानी x यहां पर क्या है, रेडियस क्या है, 5% की वृद्धि होती है, तो यहां पर x का मान भी क्या है, 5 है, y का मान भी कितना, 5 है। 5 + 5 + x × y यानी 5 × 5, और ये अपॉन 100, तो 10 और 25 से भाग दे होगा तो 0.25% है। और अगर आप ये टेबल याद कर लेते हो तो आपको ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। आपसे पूछेगा कि मूलधन दे रखा है 5,000 रुपये, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अब आपको पता है कि 5% की दर से जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2 साल बाद में 10.25% हो जाती है, और साधारण ब्याज कितना होता है, वो तो डायरेक्ट 10% ही हो जाएगा। 5 + 5 है, डिफरेंस कितने का, 0.25 का। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, उस
प्रिंसिपल का 0.25 निकाल लोगे। या फिर अगर आपको डिफरेंस दे रखा है तो 0.25% बराबर वो डिफरेंस, फिर आप प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल, और अगर आपसे वो अमाउंट पूछता है तो आप अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है, ये परसेंटेज में कहीं भी लग सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि यहां पर इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। 5% है, 2% है, 10% है, 8% है। अगर फ्रैक्शन में होता है तभी फिर ये कैलकुलेटिव हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूं। ये तो था 2 साल के लिए। 2 साल के लिए क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 है। अगर आपको दे रखा 10% है तो इसका मतलब 2 साल के लिए या फिर 2 बार के लिए तो x का मान 10 प्लस दूसरे साल भी कितना है 10 है, प्लस 10 इंटू 10 और अपॉन में 100 है, तो कितना हो जाएगा 20। तो यहां से हो गया, प्लस एक कट जाए तो ऐसे आ जाएगा 1 इंटू 1 यानी 21%। 3 साल के लिए, एक बार 3 साल के लिए बाद में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए 15% है 2 साल के लिए, तो सबसे पहले अगर सेम है तो x प्लस वाई यानी 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये। फिर क्या होता है x इंटू वाई यानी 15 गुणा करें 15 से यानी 225, भाग देंगे 100 का तो 2.25 तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आपके पास में आ जाएगा 32.25% है। इसमें आपको रेशियो में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सक्सेसिव मेथड से आप कर सकते हैं। और ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा इसको कैसे कैसे यूज करते हैं। 3 साल के लिए पूछे तो 3 साल के लिए भी निकाल सकते हैं आप। 3 साल का एक फॉर्मूला होता है, जैसे आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10 है, 20 है और 30 है, ऐसे ही दे रखा है। तो क्या है, सबसे पहले 2 का निकाल लो और आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। अगर 10 दे रखा है, 20 दे रखा है तो सबसे पहले x प्लस वाई, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद में x इंटू वाई तो 10 गुणा 20 200 में भाग देंगे 100 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, डायरेक्ट यहां से कितना आ जाएगा 32% है। और अगर आपकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इसके ऊपर तो आप आसानी से बता सकते हैं 10 है 20 है तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा डायरेक्ट। 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40, तो 20 का स्क्वायर 400 भाग दो 100 का तो 4 यानी 44 हो जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका रिजल्ट आपके पास में आएगा 32। अब आ गया, ये दोनों खत्म हो चुके हैं, अब आपके पास बचा 32 और यहां से बचा है 30 है। दोनों को सबसे पहले जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर देते 100 से, तो एक डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 6 और ये तो 9.6 है और ये आपके पास में आ जाएगा 71.6%। तो आप ऐसे कर सकते हो। ये ना केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में, बाकी आप ये जहां पर भी 3 वेरिएबल्स वाला आता है, ये वाला जो ट्रिक है वो आप किस में अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं मेंसुरेशन में भी कर सकते हैं। जहां पर भी 3 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं वहां पर आप कर सकते हैं। अभी एक पर्सन हमने पहले पढ़ा था, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे ये वाला पर्सन था, यहां पर हमारा आंसर आया था इंक्रीज 0.8% है, तो क्या हम सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसका जो रेशो मेथड मैंने आपको बता दिया, हमारा पढ़ने का मकसद ये है कि जितने भी पॉसिबल मेथड हैं वो हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपको कि कौन सा। अभी हम रेशो मेथड से पढ़ रहे हैं तो रेशो मेथड ही यूज करना है। अगर आप साथ साथ में सक्सेसिव मेथड भी सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्नों को हम इसी से करेंगे, सारे प्रश्नों को आप रेशो मेथड से नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि आपको जो परसेंटेज दे रखा वो कौन सा है। परसेंटेज अगर आपका इंटीजर है तो आप इसमें सबसे अच्छे से कर सकते हो, बजाय उसके रेशो मेथड के बजाय आप सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं। फिर डिपेंड ये भी करता है कि आपकी प्रैक्टिस किस मेथड से ज्यादा है। तो यहां पर आपको दे रखा है आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि है, तो यहां पर आपको त्रिज्या में दे रखी है 20% की वृद्धि है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच है, यानी आर स्क्वायर, तो आर कितनी बार है 2 बार है, तो फिर भी अगली बार भी क्या लिखोगे 20% ही लिखोगे क्योंकि आर स्क्वायर 2 बार है। फिर एच है, एच में क्या है 30% की कमी की गई है, 30% की कमी की गई है। तो ये यहां पर वृद्धि है, यहां पर वृद्धि, यहां पर क्या कमी है। तो सबसे पहले इनका रिजल्ट निकालो, 20 प्लस 20 40, फिर क्या हो जाएगा देखो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 है, दोनों को जोड़ दो 40, फिर दोनों को गुणा कर दो 20 गुणा 20 400/100 यानी 4 है। अब देखो यहां पर प्लस प्लस है तो इसका रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा 44% आ जाएगा, ठीक है। ये क्या प्लस में है तो प्लस की, अब इन दोनों का रिजल्ट ले लो, इन दोनों में क्या आएगा। अब ध्यान ये रखना ये प्लस का ये माइनस का। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, x का मान कितना है 44 है, प्लस y का मान कितना है -30 है, कितना है
माइनस का 30 है, प्लस x का मान कितना है 44, y का मान कितना है माइनस का 30, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, प्लस यहाँ से आपके पास में कितना आएगा माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13.2, क्योंकि 44 गुणा 3 होता है 132, 10 से डिवाइड करेंगे तो 13.2 है। अब बताओ कि 14 में से माइनस करना 13.2, 0.8% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ से कितना आया था 0.8% आया था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, तरीका मैंने आपको दोनों बता रहे हूँ साथ साथ में, और जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। हालांकि ये सीखना जरूरी था, सक्सेसिव मेथड वाला ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस 3 वेरिएबल्स वाला भी हम कर सकते हैं आसानी से, और यही तरीका हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज करेंगे जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परसेंटेज वो इंटीजर दे रखी हो तब। इससे पहले वाला पर्सन है क्या, इसको भी हम कर सकते हैं क्या? इसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी हम सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं अगर हम इसको करना चाहें तो। आपको अगर ये मेथड आता है तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा का फॉर्मूला क्या, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, यानी कि x का मान भी 40, y का मान भी कितना 40, तो 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर बाद में क्या आता है x इंटू वाई है, 40 गुणा 40 डिवाइड कर देते हैं 100 से 0 0, तो 80 प्लस 4 गुणा 4 16, 96%। अगर आपको ये मेथड पता है तो आपको कुछ ना कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अप्लाई कहां पर होता है, जब आपको इंटीजर दे रखा हो। अगर आपको यहां पर दे देता है कि ये 33 सही 1/3% है, तो फिर तो आप रेशो मेथड से करो, बेस्ट ही है। फिर आप x का मान रखोगे 33 सही 1/3% है, फिर दोबारा रखोगे, ये तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, तो जब आपको इंटीजर दे रखा 5%, 10% है, 15 है, 20 है, 40 है, 50 है, 60 है, कुछ भी दे रखा हो, अगर इंटीजर है, पूर्णांक है, तो आप सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको चीजें डायरेक्ट याद हो जाएंगी। 40 प्लस 40 80 है, तो 40 गुणा 40 कितना हो जाएगा 1600 भाग देंगे 100 का, तो यानी आपके पास 16 आ जाएगा, डायरेक्ट 96 आ जाएगा। ये आपके डिस्काउंट में भी काम आएगी। जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे, डिस्काउंट में भी आपके काम आएगी, डिस्काउंट में भी काम आएगी। अगर D1 पहला डिस्काउंट है वो 10% का है, अगर दूसरा डिस्काउंट है वो आपका है 20% का है, तो जो इक्विवेलेंट समतुल्य डिस्काउंट क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, इन दोनों का मिलाकर जो डिस्काउंट आएगा वो आपके पास में क्या आएगा। तो इसका एक तरीका तो आपका रेशो मेथड है, रेशो मेथड है, उससे आप कर सकते हो कि इसका मतलब होता है 1/10 और इसका मतलब होता है 1/5 है। देखिए परसेंटेज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था परसेंटेज की कि परसेंटेज व रेशियो है वो अर्थमेटिक का बेस है, उसकी जान है। अगर आप इनको यूज करना सीख लेते हो तो पूरी अर्थमेटिक आपके लिए इजी हो जाएगी। तो इसलिए परसेंटेज टॉपिक में सारे टॉपिक कवर होते हैं। थोड़ा सा हम डिस्काउंट वाला भी पढ़ लेते हैं इसमें, हालांकि डिस्काउंट टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, लेकिन डिस्काउंट का कौन सा जो सक्सेसिव व रेशियो मेथड है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले अगर उसका एमआरपी अगर 10 थी, एक की कमी हुई तो कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ पर कितना है 20% 1/5 है, पहले कितना 5 एक की कमी, तो ये ऐसे ही निकालते हैं हम, तो ये आपके पास में आ जाएगा 50 है, यहाँ पर आ जाएगा 36 आ जाएगा। काटना चाहो तो काट सकते हो 2 से, 25 यहाँ से आ जाएगा 18। बताओ कितने का छूट दी डिस्काउंट, 7 का किस पे दिया 25 पे, यानी 28% आपके पास में आ जाएगा। यानी उसने टोटल वो 28% का डिस्काउंट दिया। ये था रेशियो मेथड। ये हमारा क्या हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा, ये हमारे हो जाएगा सेलिंग प्राइस। पता है तो अच्छी बात है, वरना ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा समझ लो, मेरे पे विश्वास कर लो कैसे लिखा जाता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, वरना मैंने आपको बता दिया तो विश्वास रखो इतना कि सही बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन इस चीज को अगर हम सक्सेसिव मेथड से करना चाहें, सक्सेसिव मेथड इक्विवेलेंट वाला निकालने वाला, जब आपको इंटीजर दे रखा है, फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 है। तो अगर आपको माइनस देता है तो माइनस रख दो, अगर आपको प्लस देता है तो प्लस रख दो। क्या दे रखा है 10% का डिस्काउंट, तो x बराबर माइनस का 10, y परसेंट यानी 20% का, तो माइनस का 20 प्लस x माइनस का 10, y माइनस का 20 अपॉन में 100 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 30 में से माइनस कर दो 2, तो माइनस का 28% आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आया था 28 आया था इसको, और ये कितना आया था 28। ठीक है, तो अगर आप ये वाला भी याद कर लेते हो तो जैसे आप इसको मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो, 10 है 20 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा,
और माइनस माइनस में तो माइनस का 30 आ जाएगा, दोनों गुणा करोगे भाग दोगे 100 से 2 आएगा, लेकिन माइनस माइनस को गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो 30 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास में 28 आ जाएगा। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप विश्वास रखो कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो ना इसके ऊपर, तो आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन कब? जब आपको इंटीजर दे रखा हो तब, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इंटीजर दे रखी हो तब आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं बस आपको समझाने के लिए कि ऐसा भी कोई मेथड होता है, ये बताया मैंने आपको, ठीक है। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? घन है तो घन जो क्यूब होता है उसका एरिया कितना होता है? 6 भुजाई स्क्वायर, टोटल संपूर्ण एरिया कितना होता है? 6 भुजाई स्क्वायर। तो 6 तो क्या कांस्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर ये क्या होता है? क्यूब का एरिया होता है, यानी साइड का क्या करना है? स्क्वायर करना है। यानी यहां पर 2 बार लेना है तो x का मान भी 50 है, दोनों तरीके से आप बता दूंगा मैं आपको। x का मान भी 50 है, y का मान भी 50 है, बताओ कितना हो गया? 50 प्लस 50 हो गया 100 है। फिर x इंटू वाई है, 50 को गुणा करना, 50 से भाग देना 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, बचेगा कितना? 5 गुणा 5 25 है, 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 125 है। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको इनमें से जो भी अच्छा लगता है वो दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों तरीकों का अपना एक महत्व है, ऐसा नहीं है कि एक तरीके से आप सारे पर्सन कर सकते हो, अच्छी बात है, रेशियो वाले से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, हर बार आप उससे नहीं कर सकते। हमारा मकसद ये नहीं कि पर्सन को सोल्व करना है कि कम से कम टाइम कंज्यूम हो, कम से कम टाइम हमारा लगे, वो भी एक मकसद है। तो आप जैसे इसको आप मेंटली कैलकुलेट करके आपने बता दिया, अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो 50% बराबर होता है 1/2 है। तो पहले अगर इसका 2 था, एक की वृद्धि हुई तो कितना होगा? 3 होगा, फिर 2 था, फिर 1 की वृद्धि हुई, कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ से बताओ कितना होगा? यानी साइड का स्क्वायर 4, यहाँ से कितना होगा? 9। बताओ वृद्धि कितने की? 5 की। किसके ऊपर ही? 4 के ऊपर ही। और आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 125%। तो ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। आगे देखिए इसमें, अब ये देखो दूसरा टाइप शुरू होगा इसके अंदर। अगला हम टाइप वाइज पढ़ रहे थे, इसके अंदर है अब ये अगला टाइप शुरू हो गया है। कौन सा? फेल हुआ है पास वाला। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। अब ये फेल हुआ है पास पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न है? कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत याद कीजिए। इसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो टोटल मार्क्स पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, या फिर पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। परसेंटेज भी पूछ सकता है और अंक भी पूछ सकता है। तो हम सभी कुछ निकालना इसमें सीख लेंगे। क्या दे रहा है? कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है। ये एक ग्राफ है हमारा, यहां पर 0% है, यहां पर 100% है, ठीक है। ये एक लाइन है, 0% से 100% है। और यहां पर दे रखा पास मार्क आपको दे रखा है, यहां पर दे रखा आपको कि पास मार्किंग है, ठीक है। ये वो पास मार्किंग वाला एरिया है। 25% अंक लाता है, 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि वो यहां से, इसका मतलब फेल हो जाता है तो इसका मतलब इससे कम लेके आया। 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर 210 अंक और आ जाते तो वो पास मार्क पे पहुंच जाता है। 55% अंक लाता है तो पास हो जाता है, इसका मतलब इससे ज्यादा लेके आए तो यहाँ पर 55% लेकर आता है तो पास हो जाता है। किससे पास हो जाता है? 240 से पास हो जाता है। तो अब आपसे पूछ सकता है कि टोटल मार्क्स बताइए, यानी 100% का मान बताओ, या पूछ सकता है कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, वो सब हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है, और ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। बाकी जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बस मेंटली कैलकुलेट करना, कैसे करना वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी हम जानेंगे। हालांकि फॉर्मूला क्या होता है, सीधा बस ये तरीका ही है कि टोटल पूर्णांक बराबर होता है अंकों का अंतर बटे प्रतिशतों का अंतर गुणा 100। सेम ये चीज है। अब देखो यहाँ पर 25% है, यहाँ पर क्या 55% है। डिफरेंस कितने का? डिफरेंस कितने का? 55 में से माइनस कर देंगे 25, तो 30% है। उस 30% की वैल्यू आपको दे रखी है। ये वाला डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस है 210 यहाँ से, 240 यहाँ से, इनका डिफरेंस कितना होगा? 450 का हो गया। कितने का होगा? 450 अंक का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो परसेंटेज का जो
डिफरेंस है वो ये डिफरेंस इसकी वजह से है, ये 210 अंक कम लेके आए, 240 ज़्यादा लेके आए, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो कितना हो जाएगा, प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे, 450 है। तो 30% बराबर 450 है, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 450 को डिवाइड कर देंगे 30 से, 1% बराबर ही होगा। टोटल अंक पूछता है, टोटल अंक कितने होते हैं, 100% होते हैं, टोटल अंक कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो आपके पास में टोटल अंक आ जाएंगे 1500 आ जाएंगे। तो ये जो पेपर था वो कितने का था, 1500 अंक का था। अगर आपसे पूछता कि टोटल मार्क्स बताइए, तो टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो होगा टोटल मार्क्स निकालने का। फिर आपसे पूछता है कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। देखिए यहां पर ये 25% तो ऑलरेडी लेकर आ चुका है, ठीक है, लेकिन इसको कितने अंक चाहिए, 210 अंक और चाहिए। इसका मतलब 25% तो इसके पास में ऑलरेडी है। अगर अब आपको निकालना है कितना प्रतिशत और चाहिए, कितना प्रतिशत और चाहिए, तो इसको कितने अंक चाहिए, 210 अंक चाहिए। तो इसको 210 अंक चाहिए और कितने में से चाहिए, 1500 में चाहिए। तो बताओ इसका परसेंटेज निकाल लो। और ये बेसिक चीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। 15 का 15 बचा कितना, और ये 15 चौक 60 है, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 39%। यानी उसका जो पास मार्क है वो कितना है, 39% है। अगर हम पास मार्क की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 30। अगर वो 39% अगर वो हासिल करता है तो वो पास हो जाएगा। आप यहां से भी कर सकते हैं और आप यहां से भी कर सकते हैं कि 55 में से कितना परसेंटेज माइनस करूं पास हो जाए। 240% निकालो किसका, 1500 का 240 निकालो, कितना परसेंटेज होता है वो इसमें से माइनस कर दो, आपका 39 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपसे देखो ये तो क्या होगा, टोटल मार्क्स हो गए, ये तो हो गए टोटल मार्क्स। ये क्या होगा, पास परसेंट। भाई आपको पास होने कितना परसेंट चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, पास मार्क पूछता है कि टोटल कितने अंक चाहिए कि आप पास हो जाओ, तो 39% है, तो 1500 का 39% निकाल लो, उसका ये निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 15 गुणा 9 कितना होता है, 135, बचा कितना 13, और 45 और 58 तो 585। यानी 585 अगर आप अंक लाते हो तो आप पास हो जाते हो। तो इसका थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। इसमें बस इतने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस प्रश्न को हम देख लेते हैं, क्या प्रश्न था हमारा। 25% अंक लाता है, थोड़ा सा समझा देते हैं फिर से। देखो 25% अंक लेके आता है और कितना है, और ये पास मार्क है इसका, तो 210 अंकों से फेल हो जाता है। यहाँ पर 55% मार्क्स लेके आता है और 240 से पास हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी है। इनका जो डिफरेंस हमारा कितना आया था, वो 30% का आया था, और 30% का डिफरेंस कितने अंक के बराबर है, 450 के। तो यहाँ से 1 बराबर हमारे पास में कितना आ गया था, ये आ गया था। और आपसे क्या पूछा, उत्तीर्ण प्रतिशत याद कीजिए। तो सबसे पहले आप टोटल वाला निकालेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 1500। तो ये हमारा आंसर आ गया था। इसमें टोटल मार्क्स 1500 हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं, 1500 हैं। अब देखिए यहाँ से 25% तो ऑलरेडी लेकर आ चुका है। अब उसको चाहिए 210 अंक चाहिए, किसका चाहिए, 1500 का। ये चीज़ हम कर चुके हैं, सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। 14 तो कितना आ जाएगा, 39% है। तो हमारा जो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले हैं। अगर उसने 6 और अंक पाए होते तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है। 6 अंक और पाए होते तो पास हो जाता क्या। इन एन एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स स्टूडेंट गेट्स 75 मार्क्स। इफ सी हैड स्कोर्ड 6 मोर मार्क्स सी वुड हैव अटेंड पासिंग परसेंट। अगर उसके 6 मार्क्स और आते तो पास हो जाता, 6 मार्क्स और आते तो पास हो जाता। तो व्हाट इज द पासिंग परसेंट। तो पासिंग परसेंट आपसे पूछा है, क्या दे रहेगा। 300 अंकों की परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले हैं। अगर उसने 6 अंक और मिले होते उसको, देखो 75 अंक मिले उसको, 75 अंक मिले हैं, 6 अंक और मिलते उसको, 6 अंक मिलते तो कितने हो जाते, 81 हो जाते।
कितने हो जाते, 81 हो जाते, और वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 81 किसका, टोटल मार्क्स का, तो कितना परसेंट है, तो पास होने के लिए कितने चाहिए, 81 चाहिए, क्योंकि 75 पाया तो फेल होगा, किससे फेल होगा, 6 से। तो अगर 75 + 6 अगर 81 नंबर आते हैं, कितने में से, 300 में से, तो वो पास हो जाता। तो आप यहाँ से परसेंट निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा 27%। सिंपल सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है, और हम परसेंटेज टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने 2 ही पर्सन पढ़े हैं इसके, फेल और पास वाले के, बाकी कुछ एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। और आज के लिए इतना ही है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।